नमस्कार साथियों, आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। आज का जो टॉपिक है वो है, रिसेंटली आपको पता है कि लोकसभा में एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। ये जो बिल लाया गया है ये मनरेगा जो पूर्व में एक स्कीम था, ठीक है, उसको रिप्लेस करके इस बिल को लाया गया है। उस योजना को इस बिल के माध्यम से रिप्लेस किया जा रहा है। यानी इस वीडियो से हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो मनरेगा के तहत काम कर रहे थे और वो से कर्मी पदाधिकारी जो मनरेगा योजना के तहत काम कर रहे थे, और उसे सभी ग्रामीणों का क्या होगा उस स्कीम के हटने के बाद, और जो मनरेगा के तहत काम करते थे या मनरेगा के तहत योजनाओं से उनको लाभ मिलता था। साथ ही हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे कि क्या जो कर्मी पूर्व में काम कर रहे थे मनरेगा के तहत उनकी क्या स्थिति होगी। उसके बाद उन चीज़ों के भी बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि किन स्थितियों के कारण मनरेगा को रिप्लेस किया गया, ऐसा क्या ज़रूरत हो गया था, या इस योजना जो नई योजना है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे शॉर्ट में विकसित भारत जी राम जी के नाम से बोला जा रहा, तो उसके क्या पॉजिटिव्स हैं या उसके क्या चैलेंजेज हैं, या मीडिया में उसके क्यों क्या क्रिटिसिज्म है, सरकार का क्या पक्ष है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग जो है एकेडमिक प्रोस्पेक्ट से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज चलते हैं कि सबसे पहले जो एमजी नरेगा है यानी मनरेगा योजना जिसे आप कहते हैं, इसका देखिए शुरुआत क्यों हुआ था। देखिए ये जो मनरेगा स्कीम है इसके पूर्व में भी मल्टीपल स्कीम्स पूर्व में रहे हैं, जैसे जवाहर रोजगार योजना था। यानी आज़ादी के बाद से ही अगर आप डीपीएसपी को देखिएगा, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसके तहत हमारे आर्टिकल में एक आर्टिकल है डीपीएसपी का जिसके तहत ये है कि राइट टू वर्क, यानी सरकार का इंडिया जो एक कंट्री है वो एक है वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वेलफेयर स्टेट का ये काम होता है कि वो अपने नागरिकों को वेलफेयर के हिसाब से पॉलिसी बनाए, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ये आपको सारा चीज़ मिलेगा डीपीएसपी में। ठीक है, वहाँ आर्टिकल में आपको डिस्क्राइब मिलेगा कि राइट टू वर्क होना चाहिए। ठीक है, यानी हर जो सिटीजन है इंडिया के उनको काम मिलने का अधिकार होना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ होगा तो उस समय सरकार के पास उतना बजट नहीं होगा कि वो सारे लोगों को एज ए लीगल गारंटी, यानी कि गारंटी के रूप में कि हम हर व्यक्ति को रोजगार देंगे, ऐसा स्कीम बनाना संभव नहीं रहा होगा। तो समय के साथ धीरे धीरे मल्टीपल स्कीम्स आए, जैसे जवाहर रोजगार योजना था, लेकिन फाइनली एक्ट के माध्यम से 2005 में हर सिटीजन्स को जो है, जो अनस्किल्ड वर्कर थे उनको 100 डेज का, अनस्किल्ड वर्कर जो थे उनको 100 डेज का लीगल गारंटी दिया गया था। यानी 2005 में जो राइट टू वर्क था उसको लीगल इंटाइटलमेंट मिला। यानी मनरेगा के माध्यम से जो पॉजिटिव है उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, इस योजना के अगर आप पॉजिटिव में देखिएगा तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव में निकल के आया था वो है वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्क में। आपको पता है कि हमारे देश में किस तरीके से महिलाएं पहले अपने आप को घर के अंदर जो है सीमित रखती थी, लेकिन जैसे जैसे वेरियस स्कीम आए सरकार के द्वारा, सोशल एम्पावरमेंट के बहुत सारे स्कीम चलाए गए, तो जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है आपको मनरेगा में, अगर आप लास्ट सिर्फ 10 ईयर्स का देखिएगा तो आप अब जो रिसेंट है उसमें 58% तक गया। यानी वर्क में जो है आपका वुमेन का पार्टिसिपेशन रेज हुआ। इसमें मनरेगा का जो है बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप देखिए जो मेल सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोग वर्क के कारण माइग्रेट भी कर जाते हैं, लेकिन महिलाएं गांव में रह जाती। तो ऐसे में जब मनरेगा के माध्यम से महिलाओं को उनके गांव में ही जो लीगल गारंटी जब मिला तो उन्होंने मनरेगा के तहत जो है काम किया। अब वुमेन पार्टिसिपेशन जो है अगर आप परसेंटेज वाइज देखेगा तो 58% तक जो है रीच किया। यानी एक बड़ा अचीवमेंट है मनरेगा का वुमेन एम्पावरमेंट पे। सेकेंड जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ा। मनरेगा योजना में अगर आप देखिएगा तो जितने भी स्कीम्स होते हैं या जो स्कीम्स में जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, यानी कौन सा योजना किस पंचायत में चल रहा है,
कितना खर्च हो रहा है, सब जो है मनरेगा का पोर्टल पर जाके आप उसका MIS जो होता है, ठीक है, वहाँ पर जाके कोई भी सिटीजन पूरे देश में इस किस पंचायत में किस समय कौन सा योजना हो रहा है देख सकता है। तो इसके माध्यम से आपको ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ा, साथ ही कौन से योजना में कितना खर्च हुआ वो भी जो है पब्लिक डोमेन में है। उसके कारण क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ा, यानी हर नागरिक जान रहा है कि उसके पंचायत में अगर सड़क बना है तो कितने का बना है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी वहाँ पर बढ़ा है, ठीक है। दूसरा, जो एसेट क्रिएट हुआ, सपोज किया जाए कि मनरेगा के माध्यम से किसी भी रोड का निर्माण हुआ है, तो सभी का जियो टैग्ड है। जियो टैग्ड का मीनिंग क्या होता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन बना है वो सभी का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है आपका टैग किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसी तरीके से डिजिटल गवर्नेंस, जो मनरेगा के तहत आप देखिएगा जो पेमेंट हो रहा, जितना पेमेंट हो रहा था वो आधार बेस्ड पेमेंट है, ठीक है। यानी कि किसी अगर लेबर है तो उसका अगर बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो इसका आधार से लिंकिंग रहना चाहिए और आधार बेस्ड पेमेंट जो है ये हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि डुप्लीकेसी नहीं हो सकता है, साथ ही जो व्यक्ति काम किया है उसी के अकाउंट में पैसे जा रहा है, बीच में किसी प्रकार के लीकेज नहीं हो सकता है, यानी सीधा उनके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी का आप कह सकते हैं मोर एडवांस्ड वर्जन है। तो उसमें किसी भी तरीके का आपको करप्शन इसमें कम होगा क्योंकि उनके खाते में जा रहा है। ये हम लोग अभी पॉजिटिव में देख रहे हैं, निगेटिव में हम लोग देखेंगे कि क्या। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हम लोगों का बढ़ा, यानी डिजिटल गवर्नेंस बढ़ा उनके खाते में। एक क्या है, उसके बाद क्या होता है कि रिजिलियंस भी है। रिजिलियंस देखिए क्या होता है कि आपका जो फील्ड स्टाफ जो वहाँ पर काम कर रहा था वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर, इसका आपका सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको कोविड में देखने को मिलेगा। जब हमारे देश में पैंडेमिक आया तो मनरेगा के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिला और वो उस समय अपने आप को सस्टेन करने के लिए, एक बेहतर लाइवलीहुड जीने के लिए अपने आप जो है यूज कर पाए। तो ये मनरेगा का पॉजिटिव्स में से रहा। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आएगा कि अगर ये लोगों को रोजगार दे रहा था, लीगल गारंटी दे रहा था, वुमेन का पार्टिसिपेशन था, डिजिटल गवर्नेंस था, ट्रांसपेरेंसी था, रेजिलियंस था, तो फिर नए बिल की क्या आवश्यकता थी? ये स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, ठीक है। तो उसका जवाब हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको देते हैं। देखिए हुआ क्या है कि हर स्कीम जो भी सरकार के द्वारा बनाया जाता है एक सर्टेन आप कह सकते हैं लैंडस्केप होता है, विकास का एक पैरामीटर्स है और उसके हिसाब से योजनाएं समय के समय चेंज होता रहता है। अब देखिए कि क्यों जरूरत पड़ा। जब 2005 से और अभी से अगर देखिएगा तो आपका 2002-03 से लेके जो है आपका अगर ये 22-23 11-12 से लेके 22-23 का अगर आप सिर्फ पॉवर्टी का लेवल देखिएगा तो देखिए उस समय 27% था, अभी 5.3% है। यानी कि ड्रामेटिक चेंज हुआ है पॉवर्टी रिडक्शन में, यानी गरीबी बहुत कम हुआ है। ये एक आपका कारण है। साथ ही अगर आप 2005 के तुलनात्मक कीजिए या विगत 10-15 साल में देखिए प्रोस्पोरिटी आया, यानी लोगों में समृद्धि आया है। देखिए कि बाइक आपको लगभग ऑलमोस्ट हर घर में देखने को मिलेगा, डिजिटल पेमेंट देखने को मिलेगा आपको, जो है हर घर लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो है चेंजेज हुए हैं, जो अगर 2005 के तुलनात्मक देखिएगा तो लोगों का जो है इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हुई है, ठीक है। अब उससे क्या इम्पैक्ट कर पड़ेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिजिटल इंटरेक्शन, मोबाइल आप देखिए हर हैंड में अभी है, एक दूसरे से लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है। साथ ही नए तरीके के आपका अपॉर्चुनिटी मिला है। देखिए ई कॉमर्स टाइप के नए जो है आपका लाइवलीहुड के सोर्स डेवलप हो गया है। उसी तरीके से ऑनलाइन होने से क्या हो रहा है कि कोई एक जो आर्टिसन क्लास है जो वो दूर दूर तक अपने सामान को बेच पा रहे हैं, ठीक है। आपका मेक इन इंडिया का भी इम्पैक्ट रहा है। उसके बाद जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या के द्वारा भी यह रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो इंडिया में चीज़ें बन रहा है उसको यूज किए। उसके कारण जो आर्टिशंस है उनका भी वो लोग अपने आप के प्रोडक्ट को ऑनलाइन माध्यम से सेल कर रहे हैं, तो ठीक है। उसी तरीके से सर्विसेज में चेंज हुआ है, अभी जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ हुआ। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ेगा तो लोग अपने जो लाइवलीहुड के जो चीज़ होते हैं वो
वो अपने में वो चेंज मतलब अपने आप को वो चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, एक समय हो सकता है जब पॉवर्टी बहुत हो तो उसमें 100 रुपया जो है किसी के लिए बहुत हो सकता है। अगर वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगा तो उस समय उनकी डिमांड अलग हो सकती है, उनका वेज रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, या अपने आप को वो एनर्जी दूसरे जगह दे सकता है। उसी तरीके से लोगों में जो आप कह सकते हैं कि इच्छा है कि अब विगत अगर 50-70 साल में देखें तो बहुत तरीके का डेवलपमेंट ग्राउंड पर हो चुका है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो नए युग के हिसाब से किस तरीके का चीज़ चाहिए, तो उसके लिए एक नए पॉलिसी का रिक्वायरमेंट जो है फील किया गया हायर स्तर पर भी। दूसरा एक जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है यह भी तर्क दिया गया कि जो ओल्ड फ्रेमवर्क है वो अपने पीक पर पहुंच गया है, कि उससे जितना भी लाभ अब लेने का था वो अब लिया जा चुका। साथ ही बहुत तरीके का जो शॉर्ट कमिंग्स भी गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि इम्प्लीमेंटेशन गैप। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि जो हम लोग जिसको आप कह सकते हैं कि योजना में क्या खामियां थी, क्या कमियां थी, जिसको कि उसमें ये कहा गया कि बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे निकल के आए या वेरियस इंस्पेक्शन में ऐसा देखा गया कि जो ऑन पेपर जो वर्क है वो रियली ग्राउंड पर नहीं है। यानी वहाँ पर जो ग्राउंड पर जो आपको जो पेपर जितना एसेट क्रिएशन ऑन पेपर है वो रियल में उतना ग्राउंड पर नहीं हुआ। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में एक्सपेंडिचर भी हुआ लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में गैप है, यानी फिजिकल प्रोग्रेस उतनी नहीं हुआ जितना कि ऑन पेपर दिख रहा। तो इसके कारण इस योजना को रीमॉडलिंग करना आप कह सकते हैं जरूरी फील किया गया। दूसरा क्या है कि मिसयूज ऑफ रिसोर्सेस, बहुत तरीके का डॉक्यूमेंटेड जो है उस तरीके के सोर्स निकल के आए। देखिए मनरेगा क्या है कि जहाँ पर कि अनस्किल्ड वर्कर जो है उनको काम करना होता है बाय हैंड। तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट निकल के आए, बहुत सारे ऐसा जो है आप कह सकते हैं कि इंस्पेक्शंस में इस तरीके की चीज़ आया निकल के कि जो लेबर इंटेंसिव है उसका यूज नहीं करके मशीन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेस है उसका मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज कीजिए कि मनरेगा के तहत क्या है कि सपोज किए एक तालाब खोदना है तो इसमें जो है उनको मैनुअल यूज करना है। तो इसमें बहुत बार ऐसा देखा गया कि मशीन्स का यूज किया गया। ठीक है, मतलब मतलब लेबर के बदले। तो इस तरीके का रिपोर्ट आया, इससे यह हुआ कि रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है। साथ ही जो है करप्शंस के भी बहुत सारे जो है केसेस आए, तो सरकार के द्वारा इस चीज़ को लीकेज माना गया और जो है उसको कहा गया कि इसमें करप्शंस के कारण सरकार का यानी पब्लिक एक्सचेंजर का ह्यूज अमाउंट जो है उसमें आप कह सकते हैं वेस्ट जा रहा है, पब्लिक के यूटिलिटी में नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यह भी एक तर्क दिया गया कि पोस्ट जो कोविड है वो अब सरकार के द्वारा यह तर्क दिया गया कि 100 डेज हम लोग जो गारंटी देते हैं तो वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। यानी लोगों का वर्क के प्रति जो डिमांड है वो बढ़ा है या उस तरीके की चीज़ें हैं, तो हम लोग उसको नए जो बिल है उसमें एकोमोडेट करेंगे। क्योंकि सपोज किया जाए कि अगर ज़रूरत है तो 100 डेज यूज होना चाहिए, तो ऑन एन एवरेज जो है पर हाउस होल्ड जो है 53 डेज है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था राइट टू वर्क का उसमें अब चेंजेस है ताकि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो अपने 100 डेज का लाभ ले सके। ये जो है आर्गूमेंट दिया गया या ये निगेटिव्स में है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो सबसे ज़रूरी है कि बिल में जो प्रोविजंस है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे कि क्या चेंजेस किए गए। तो सबसे पहले जो चेंज किया गया है वो है मनरेगा के तहत पहले 100 डेज का आपको लीगल गारंटी था, अभी उसको बढ़ा के 125 डेज कर दिया गया है। ठीक है, यानी जो मनरेगा के तहत जो था आपका 100 डेज उसको इंक्रीज करके 125 दिन कर दिया। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि ये रूरल जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एम्पावरमेंट ग्रोथ कन्वर्जेंस की बात करता है, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैक के तरीके से के इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि इसमें ये हो रहा है कि नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोज किया जाए कि वेरियस स्कीम्स के द्वारा यानी मनरेगा हो, ठीक है, या कोई वेरियस स्कीम्स हो, ठीक है, उसको एक डिजिटली प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। उसमें सपोज किया जाए कि लास्ट 10 साल में कितना कितना योजना हुआ। सपोज किया एक विलेज का मैप आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक गांव है उसमें पूर्व में मान लिया ये घर है, ये घर है। अब सब 10 साल में कहीं रोड बना होगा,
कहीं जो है ड्रेनेज बना होगा, ठीक है। ये सब का क्या हो कि उसको एक तरीके से कंपाइलेशन होगा, दिखाया जाएगा उस मैप पे, ठीक है। यानी अभी वर्तमान में क्या किया जाएगा कि जितने भी योजना पूर्व में हुए हैं उस सभी को डिजिटली उस पर प्लेस किया जाएगा। उससे क्या होगा कि किसी भी योजना का डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि कहीं पर रोड बना हुआ तो फिर से वहीं पर रोड बन जाएगा। कहीं पर अगर योजना पूर्व में यहाँ पर नाला बना हुआ है तो उसको दोबारा जो है नाला नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपका नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक के तहत किया जाएगा। यानी हर गांव का जितना भी स्कीम्स हुआ है वेरियस डिपार्टमेंट के द्वारा सभी को उस पर डिजिटली आपको स्ट्राइक किया जाएगा। यानी ताकि कोई या योजना प्लानिंग में भी इसको हेल्प होगा। अगर कोई योजना बनाना है तो आपको पता है कि यहाँ पर ये रोड बना हुआ है, यहाँ पर ये नाला इतना दिन पहले बना है, ठीक है। तो ये चीज़ किया जा रहा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर डेवलपमेंट हो। साथ ही क्या होगा, एक कन्वर्जेंस की भी बात है जो आगे डिस्कस करेंगे। सपोज किया जाए अभी जो नया बिल है इसमें किस तरीके का योजना बनाना है, सपोज कि कन्वर्जेंस का जो नया बिल इस तरीके की बात करता है कि जब देखिए योजना अभी भी पूर्व में जो मनरेगा में बनता था वो ग्राम पंचायत पर बनता था, अभी भी ग्राम पंचायत पे ही बनेगा। सपोज किया जाए कि ग्राम पंचायत योजना बनाने के लिए बैठता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत क्या करेगा कि पहले जो डिजिटल मैप है, ठीक है, सपोज किया जाए कि उनका जो मैप है वह उसको यूज किया जाएगा जो जीआईएस बेस्ड है कि कहाँ पर गैप है। सबसे पहले यूज किया जाएगा कि कहाँ पे गैप है। अब तो वो एनालाइज करने के लिए बैठेंगे कि सबसे पहले सपोज किया जाए कि रोड देख लिए तो कहाँ कहाँ रोड नहीं बना है, उसके बाद कहाँ कहाँ पर ड्रेनेज का इशू है, सपोज किया जाए इस तरीके से। अब ये जो नया जो स्कीम आपका होगा उसमें इस तरीके का प्लान किया गया है कि अगर रोड बनना है तो सपोज किया जाए एक गांव में अगर कोई ग्राम पंचायत अगर रोड का निर्माण करना चाह रहा तो ऐसा स्कीम अपने प्लान के तहत ना ले ले कि इसको मेंटेनेंस सेट करना नहीं। अगर रोड पर वो फोकस कर रहा है तो जितने भी रोड हैं सभी को जितना भी सपोज किया जाए 5 रोड बनाने की आवश्यकता है तो 5 रोड बनेगा। अगर राशि नहीं रहेगी तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, सपोज किया जाए कि रोड बनाना है एक ग्राम पर, क्योंकि 50 साल से तो योजना गांव में हो ही रही है तो उसमें क्या है, सपोज किया जाए कि जो भी बैठक हुआ या निर्णय ग्राम पंचायत के द्वारा लिया गया कि 4 रोड बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 4 रोड बनेगा तो ऐसा आपके मन में आ सकता है कि सपोज किया जाए कि उतनी राशि इसके तहत नहीं हो जो विकसित भारत है जी राम जी के तहत नहीं हो, तो उसमें क्या होगा ना कि कन्वर्जेंस होगा। जैसे सरकार का डिपार्टमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि ग्रामीण कार्य विभाग अगर आप देखें जिसे RWD कहते हैं तो वो रोड बना रही है ग्रामीण क्षेत्रों में तो उनके माध्यम से कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई सैनिटेशन का काम है तो देखिए ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट के द्वारा बहुत तरीके का काम हो रहा है। यानी किसी चीज़ को अगर डेवलप करना है तो डेवलप किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम करे। इसमें कन्वर्जेंस इसलिए कि सपोज किया जाए एक गांव डिसाइड करता कि रोड हमको बना लेना है 5, तो अगर राशि नहीं भी रहेगी तो वो कन्वर्ज करके वो सारे रोड बन जाएगा ताकि कंप्लीट डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस का ये मीनिंग है। उसी तरीके से है एडुकेट फार्म लेबर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग पीक। देखिए इस बिल में एक प्रावधान किया गया है, उसमें उस चीज़ को जिक्र करता है कि जब पीक सीजन होगा चाहे वो सोइंग का या हार्वेस्टिंग है, यानी जब फसल लगाने का समय हो या काटने का समय हो, तो राज्य सरकार अपने हिसाब से 60 डे जो है अनाउंस करेगा कि उस समय जो स्कीम विकसित भारत जी राम जी के तहत जो कार्य होना है वो नहीं होगा। उससे क्या होगा कि जो किसान है उनको उस समय देखिए हमारे देश के विकास के लिए फार्मिंग ही उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 60% से ऊपर लोग जो है अभी भी फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। अगर इनको लेबर अगर सस्ता नहीं मिलता है उसके कारण क्या होता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे किसान का भी जो डिस्ट्रेस है इस माध्यम से सोल्व किया गया। यानी जब फसल बोया जाएगा या काटा जाएगा उस समय जो है किसी भी तरीके से इस स्कीम के तहत योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। किस कौन से समय में इसका जो है नोटिफिकेशन राज्य सरकार के द्वारा निकाला जाएगा, लेकिन 60 डेज जो है वो चीज़ किया जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट इसमें प्लान है कि सेचुरेशन ड्रिवन प्लानिंग थ्रू विकसित ग्राम पंचायत। देखिए ये
एक इसमें एक और चीज़ किया गया, देखिए केंद्र सरकार का एक योजना है पीएम गति शक्ति, ठीक है। होता क्या है कि देखिए पूर्व में भी इस बात को हम आप बहुत ये रहता है कि हर डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से काम करता है। सपोज कि जैसे आपको यह आप कंप्लेन हमेशा जैसे सिटीजन के रूप में बहुत जगह आप देखने को मिलेगा कि पहले एक डिपार्टमेंट पहले रोड आके बना देगा, दूसरा डिपार्टमेंट अगर बिजली विभाग लगा तब उसको पोल अगर लगाना है तो फिर इसी रोड को गड्ढा करेगा, फिर पोल बनाएगा। फिर कभी देखेगा कि गैस का पाइपलाइन बिछाया जाना है तो फिर इसी रोड को फिर जो है उखाड़ा जाएगा, फिर ये बनाया जाएगा, ठीक है। यानी एक ही जगह पर एक काम हो रहा है तो मल्टीपल डिपार्टमेंट साइलोज में अगर काम कर रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है कि रिसोर्सेस का भी वेस्ट हो रहा है और उसके कारण गुणवत्ता भी नहीं आ पा रही है। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना है पीएम गति शक्ति योजना। इसमें यह कोशिश किया गया है कि जो लॉजिस्टिक है, जो जितना भी डिपार्टमेंट है सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। साथ ही जो लॉजिस्टिक का काम है, यानी सपोज किया जाए कि देखिए विकास के लिए लॉजिस्टिक का होना आपको बहुत ज़रूरी है, यानी एयर, वाटर और लैंड, ठीक है। सपोज किया जाए कि कहीं पर आपको वाटरवेज है, ठीक है, सपोज कि कहीं पर पोर्ट है तो इससे कनेक्ट होने वाला सपोज कीजिए कोई दूसरा डिपार्टमेंट या कोई कनेक्टिंग राज्य अपना रोड बना रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए अगर कोई कहीं पर पोर्ट है उससे कनेक्टिंग जितना भी अगर रोड जितना अच्छा रहेगा, जितना अधिक से अधिक रहेगा उतना डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा। तो ये पीएम शक्ति के तहत उस तरीके का डिजिटली डेटा कलेक्शन जो है किया गया है। उन सारे चीज़ों का प्लान, उन सभी चीज़ों का यूज जो है यहाँ पर जब ग्राम पंचायत में भी जब स्कीम बनेगा तो वो चीज़ किया जाएगा। इसको आप ऐसे समझ के देखिए कि सपोज किया जाए कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत एक गांव है जिसके साइड से मान लिया जाए कि एक कोई आप जो भी एक कोई सिटी एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर एक विलेज का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। अब सिटी के बगल से सपोज किया जाए कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत या केंद्र सरकार के द्वारा एक एक्सप्रेसवे पास हो रहा है, ठीक है, एक्सप्रेसवे पास हो रहा है। अब जो गांव यहाँ पर कनेक्टेड है, मान लिया ये 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम प्राथमिकता से इसको इससे कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट का अगर ध्यान रहेगा तो देखिए यहाँ जो लोग होगा उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि इन उस तरीके से कनेक्टिविटी बेहतर हो सकता है, जो उद्योग कर रहे होंगे उनके लिए बेहतर होगा। तो यानी कि जो वेरियस जो स्कीम किए जाएंगे उनको उस तरीके से प्राथमिकता पर किया जाना, ताकि उसी तरीके से कहीं पर एयरपोर्ट हो सकता है तो एयरपोर्ट है और मान लिया यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है तो ये कनेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा अब इस तरीके का रोड बना के उनको कनेक्ट कर सकता है अपने अपने पंचायत का, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बेहतर इंटीग्रेशन होगा एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के तहत, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और इसमें किया गया है कि गवर्नेंस एंड जो अकाउंटेबिलिटी है वो डिजिटल माध्यम से लाया गया है। यानी जो भी योजना का एक्सक्यूशन होगा, यानी कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, ठीक है, योजना की क्या स्थिति है, वर्क प्रोग्रेस क्या है, वीकली बेसिस पर उनको अपग्रेड करना, अपडेट करना है उनका, ताकि कोई भी नागरिक उसको देख सकता है कि ये काम हुआ है तो किस स्थिति पर है, या कोई हायर अथॉरिटी भी है जो मॉनिटर कर रहे हैं वो भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वेरियस तरीके का जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जा रहा है। तो ये इसके मेन फीचर्स में से हैं, ठीक है। आगे हम लोग और डिटेल से देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें 4 मेन चीज़ पर फोकस है, ठीक है। सबसे पहला है कि जो इन्हांस्ड गारंटी सिक्योरिटी है, पहले जो 100 डेज था उसको 125 डेज कर दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी सपोज किया जाए कि कोई अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है जो अनस्किल्ड वर्क को करना चाहता है और अगर उसको ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर 2 पदाधिकारी होते हैं, जिससे कि पूर्व के योजना में पीआरएस कहा जाता था, अभी नए वाले योजना में उसका नाम हो सकता है चेंज हो सकता है, लेकिन पंचायत स्तर पर एक फंक्शन करने के लिए जो है कर्मी होंगे और ब्लॉक स्तर पर प्रोग्राम ऑफिसर होंगे। इनका दायित्व होगा कि अगर कोई एप्लीकेशन दिया है कि उसे काम दिया जाना है, वो विश करता है कि हमको जो है मैनुअल वर्क करना है, तो 15 दिन के अंदर जो है उनको
काम देना होगा, नहीं अगर वो नहीं देंगे तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं किया जाएगा तो इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होगा पूर्व के बिल के समय जो है केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अभी नए बिल में जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है कि प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर नीड्स। हम लोग इस बात को चर्चा किए कि किस तरीके से 60 दिन जो है आपका ब्रेक रहेगा जब पीक समय रहेगा खेती का, या वो सोइंग का हो सकता है या हार्वेस्टिंग का हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। ठीक है, इसमें देखिए 4 तरीके का जो वर्क है, ठीक है, ये आप जो है आप इसको डिटेल से आपसे चर्चा करते हैं इसमें। ठीक है, देख अब इसमें क्या है कि चार पूर्व में क्या होता था, जब मनरेगा स्कीम था तो उसमें लगभग 260 टाइप के वर्क्स जो है अलॉटेड थे। ठीक है, अब जो नया जो इस स्कीम आया है इसमें प्रायोरिटी फिक्स किया गया है, यानी 4 जो 4 इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी पर फोकस किया गया। उसमें फर्स्ट है आपका वाटर सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, ठीक है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड और क्लाइमेट रिजिलियंट को लेके। तो हम लोग बारी बारी से इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है योजना आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर आप देखिए कि वाटर सिक्योरिटी की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए हो, अभी देखिए पूरे इंडिया में जब से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तब से अब बहुत जगह देखिएगा कि पानी का कमी देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो है केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग जो है उसके प्रिजर्वेशन को मतलब बढ़ावा देंगे। तो ये अगर आपको पानी का संचयन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आपको देखिए 2-3 फायदा होता है। एक तो इरिगेशन में आपको हेल्प हो जाएगा, साथ ही पानी का एनफ जो है रिसोर्स रहेगा, यानी ग्राउंड वाटर जो आपका जो रिचार्ज है उस पर आपको फोकस करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए कैनाल बनाया जो है उसको कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से चेक डैम बनाए जा सकते हैं, चेक डैम मनरेगा के तहत भी बनता था, यानी इस टाइप का जो भी चीज़ है वो चीज़ किया जा सकता है। उसी तरीके से गांव में जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार किया जा सकता है, ताकि समय के साथ क्या हो जाता है, सेल्टिंग हो जाता है। जो भी तालाब रहते हैं धीरे धीरे उसमें जो है वो सेल्टिंग हो जाता है और उसको यानी उसको जो है आप जीर्णोद्धार कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई तालाब है, पौंड है, कोई कुआं है, ठीक है, या माइक्रो इरिगेशन का कोई चैनल है, वो चीज़ आप जो है कर सकते हैं। या साथ ही वो भी कर सकते हैं कि कहीं पर देखिएगा कि बहुत अधिक वाटर लॉगिंग रहता है, उस लैंड को भी उस पर जो है वर्क करा के उसको रिक्लेम किया जा सकता है, यानी इतना अधिक पानी है कि जहां वो कृषि के लायक काम नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ पर भी काम जो है इस योजना के तहत किया जा सकता है। उसके बाद जो है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी वो सारे उस तरीके के प्रयास किए जा सकते हैं कि जैसे कि वाटर को अधिक से आप प्रिजर्व कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ताकि इरिगेशन को लेके, ड्रिंकिंग वाटर से लेके सब तरीके का जो है हम लोगों को इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से रिचार्ज पिट वगैरह बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए आपका क्या है कि इसे आपको सेकंड देखिए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आप देखिए ग्रामीण अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिएगा तो मेनली आपको दिमाग में आएगा किस टाइप कि हमारे जो रोड है, ठीक है, रोड, फिर है ड्रेनेज है, नली है, गली है, ठीक है, या आप गांव को जब कभी भी हम लोग देखते हैं पुल पुलिया है, ठीक है, या जो बिल्डिंग है, स्कूल्स है, ग्राम पंचायत का पंचायत भवन है, ठीक है, उसी तरीके से आपका हॉस्पिटल है, ठीक है, लाइब्रेरी का हो सकता है कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी का हो। ठीक है, यानी वहाँ पर, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हो कि जहाँ पर भी जो कचरे का प्रबंध है उसको अच्छे से किया जाए, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। उसी तरीके से लाइटिंग का अगर इशू हो तो सोलर लाइटिंग का सिस्टम हो सकता है। ठीक है, पार्किंग का इशू हो सकता है तो पार्किंग का निर्माण कराया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कहने का मीनिंग आपको एग्जाम्पल से ये है कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्किंग, रोड,
ड्रेनेज, ये इस तरीके का, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि ये ड्यूरेबल रहेगा और लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, और ये सोसाइटी को लंबे समय तक हेल्प करेगा। तो ये फोकस है, यानी जब योजना लिया जाएगा तो इन्हीं सब के आधार पर योजना लिया जा सकेगा, ठीक है। तो दूसरा हम लोग चर्चा किए। तीसरा जो इसमें आपको देखने को मिलेगा लाइवलीहुड, ठीक है, कि जीविकोपार्जन से संबंधित जो है आपको जो है आप योजना ले सकते हैं। यानी ग्राम पंचायत जब योजना लेने बैठेगा तो इन्हीं 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उनको अपने योजना का जो है लिया जाना है, ठीक है। अब जैसे देखिए जीविकोपार्जन की अगर आप बात कीजिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आप जैसे ग्रामीण हाट है, हाट अगर हो जाए, ग्रामीण हाट है, रूरल हाट है, उस टाइप का अगर निर्माण होगा तो बहुत जो भी आप कहते हैं सब कोई वेजिटेबल सेल कर रहे हैं या कोई फ्रूट सेल कर रहे हैं उनको जो है बेनिफिट होगा। तो ये लाइवलीहुड बढ़ाने के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना है उस चीज़ का निर्माण किया जा सकता है। उसी तरीके से सोचिए गांव में बहुत सारे फार्मर हैं लेकिन स्टोरेज का नहीं रहता तो उनका वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। यानी पोस्ट हार्वेस्ट जो आप एग्रीकल्चर टॉपिक में पढ़ते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट जो डैमेज होता है तो वो कम किया जा सकता है। यानी कि ग्रेन को बचाने के लिए गोदाम जिसे आप कहते हैं स्टोरेज, तो उसका निर्माण कराया जा सकता है, ठीक है। कंपोस्टिंग के लिए स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहाँ मछली का होगा तो वहाँ उनको सुखाने के लिए जो है उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। बहुत जगह आप देखिए कि मछली जहाँ भी अधिक प्रोडक्शन आप देखने को मिलेगा, देखिए कि दूर दूर तक उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से लाइफ स्टॉक के लिए जो है मुर्गी है, तो उन चीज़ों का ऐसा कैटल शेड है, ठीक है, ताकि लोगों का अधिक से अधिक जो है जीविकोपार्जन का सोर्स रहे। उसी तरीके से देखिए अभी सरकार का फोकस है कि सबको स्किल करना है, तो स्किल डेवलपमेंट कोई सेंटर बनाना तो उसका निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो यानी कहने का मीनिंग है कि आपको उस तरीके का चीज़ जो है इसके तहत बनाया जा सकता है। उसी तरीके से क्लाइमेट रिजिलियंट, सपोज कीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि साइक्लोन आता है तो वहाँ पर साइक्लोन सेंटर बन सकता है, ठीक है। कहीं पर बाढ़ आता है तो फ्लड्स शेल्टर बन सकता है। बहुत बार देखिएगा कि जो क्षेत्र में फ्लड आता है वहाँ पर अगर नहीं है तो लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे घर चला जाता है बाढ़ में, साइक्लोन में। तो ऐसे लोगों के लिए जो है परमानेंट स्ट्रक्चर जो है बन सकता है, ठीक है। उसी तरीके से इम्बैंकमेंट बन सकता है, ठीक है, ताकि बाढ़ का असर जो है कम से कम रहे। उसी तरीके से पौंड को स्टेबलाइज किया जा सकता है फ्लड को रोकने के लिए, या जब कभी भी आपका कोई डिसास्टर आता है तो उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का काम होता है उससे संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण जो है किया जा सकता है। तो आप इसे आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का काम नए जो हमारा जो बिल है वो अलाउ करता है, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि थर्ड पिलर क्या है। थर्ड पिलर देखिए है मॉडर्न फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी पूर्व में क्या होता था, तो इस वर्ड को देखिए ध्यान से रखिएगा, इसमें इस शिफ्ट टू नॉर्मेटिव प्रिडिक्टिव फंडिंग, यानी अभी क्या पूर्व में ये जो योजना था वो डिमांड ड्रिवन था, यानी जो पंचायत जितना काम कर सकता है उस अनुसार से वो डिमांड कर सकता था, उतना पेमेंट आता था। अभी क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राशि फिक्स कर दी जाएगी, ठीक है। जितना सपोज किया जाए कि 100 रुपया खर्च जो भी बजट बनाया जाए, मान लिया 86,000 करोड़ जैसे 25-26 का है तो इतना अगर फिक्स कर दिया जाएगा कि उसी अनुसार से राज्य सरकार को 40% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अपने हिसाब से रहेगा। पूर्व के बारे में आपको यह जानने को मिलेगा कि जो मनरेगा स्कीम था उसमें जो वेज था यानी जो मजदूरों का था वो 100% जो है वो खर्च किया जाता था सेंटर के द्वारा। और मटेरियल कॉस्ट यानी कि अगर कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है तो उसका 75% जो है केंद्र देता था। यानी अगर आप अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि लगभग 90% योजना का केंद्र के द्वारा दिया जाता था और 10% जो है स्टेट के द्वारा। ये अप्रोक्सीमेट है, आपको बाकी एग्जैक्ट जो डेटा है वो है 100% वेज का और मटेरियल का 75%, ठीक है। अब इसमें नहीं आई, इसमें क्या होगा प्रिडिक्टेबल है कि यानी आपको पता होगा कि आपको कितनी राशि केंद्र के द्वारा आएगा और अगर 40% राज्य के द्वारा दिया जाएगा तो कितनी राशि आएगी, यानी वो प्रिडिक्टेबल हो गया, ठीक है। पहले क्या था कि आपका डिमांड बेस्ड था, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं, ठीक है। इसमें आपको पता रहेगा कि इतनी राशि आएगी तो आप उस अनुसार से प्लान कर सकते हैं। निगेटिव है कि आप कह सकते हैं कि डिमांड अगर अधिक है तो उसे में जो है
आप उसका क्रिटिसिज्म जो है देखने को मिलता है मीडिया में, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि जो है सरकार के द्वारा जो नॉर्मेटिव प्रिडिक्टिव फंडिंग जो है उसका जो है फेवर किया गया है। उसके माध्यम से क्या हो जाएगा, ये जो स्कीम है पूर्व में क्या होता था कि सेंट्रल स्कीम था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब उसका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा था 100%। इसमें क्या हो रहा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब 60% केंद्र के द्वारा और 40% राज्य के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी वर्तमान में क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नोट सेंट्रली सेक्टर स्कीम, ठीक है। पूर्व में क्या था, सेंट्रली सेक्टर स्कीम था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथेंड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब क्या है, जैसे हम पूर्व में भी चर्चा किया कि किस तरीके से जो है डिजिटल इन्फ्लुएंस जो है आपका बढ़ाया गया है, और उस तरीके से अकाउंटेबिलिटी जो काम हो रहा है उसका जो है आपका देखने को मिलेगा, बढ़ेगा उसमें से, ठीक है। अभी हम लोग आगे जो है किस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, आगे आने वाला स्लाइड में उसको देखेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि जो भी काम किया जाएगा उसमें जो भी पर्सन है इन्वॉल्व है उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो मॉनिटरिंग है डिजिटल तरीके से है, और कहीं पर भी जो है उसमें आप कह सकते हैं लीकेज का स्कोप या करप्शन का स्कोप जो है नहीं होगा, ठीक है। वो हम लोग जो है आगे उसमें देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। फिर से इसमें इस बात को बताया गया है कि किस तरीके से आपको इन्हांस गारंटी फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी। तो इस बात को हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं दिया जाता है तो उसे समय जो है आपका आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है उनको दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वेतन भी उनको जो है मोस्टली जो है उनको जो है आपको वीकली दिया जाना है। किसी भी स्थिति में 15 दिन के बाद जो है फोर्टनाइट के बाद नहीं दिया जाना है। अगर होगा तो फिर उनको जो है अलग से उनका जो है पेमेंट होगा, ठीक है, इन्हांस्ड, ठीक है। तो ये अभी हम लोग पढ़ लिए कि 100 से 125 कर लिया गया। ये भी हम लोग चर्चा कर लिए कि 60 डेज जो है जब पीक आवर रहेगा तो एग्रीकल्चर सीजन में जो है उसमें काम नहीं होगा, बाकी 305 दिन में 100 जो है 25 दिन होगा। इस बात को भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब है कि किस किस तरीके का काम, इसको हम लोग डिटेल से चर्चा किए हैं कि वाटर स्कार्सिटी में इससे क्या फ़ायदा, वाटर सिक्योरिटी में हम लोग किस तरीके से चर्चा किए कि इरिगेशन को बढ़ाने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए तालाब हो सकता है, कैनाल हो सकता है, ठीक है। तो वो या पाउंड हो सकता है, वेल हो सकता है, सभी को से संबंधित जो है प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं, यानी वाटर सिक्योरिटी से संबंधित प्रोजेक्ट लिया जा सकता है। को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग चर्चा कर लिए कि किस तरीके से रोड है, पब्लिक बिल्डिंग है, सैनिटेशन है, कनेक्टिविटी को लेकर रोड, कोई विद्यालय में जो है एडिशनल रूम बनवाना है, किचन सेट बनवाना है, बाउंड्री वॉल बनवाना है, कोई गोदाम बनवाना है, तो ये सारे चीज़ जो है आपका अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कशन किए। उसी तरीके से लाइवलीहुड में हम लोग डिस्कशन किए कि किस तरीके से ग्रामीण हाट है या फिर स्टोरेज के लिए कोई गोदाम बनाना है, तो ये कोई फिशरीज के लिए कोई उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बना जहाँ पर कि वो फिश को जो है सुखा सकें। लाइफ स्टोर डेयरी फार्म है, उस तरीके का चीज़ आपका किया जा सकता है। कैटल शेड बनाया जा सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट रिजिलियंस के बारे में हम लोग चर्चा किए कि जहाँ बाढ़ आता है, जहाँ सूखा आता है, वहाँ पर उस हिसाब से चीज़ें का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, शेल्टर वगैरह। अब यहाँ क्या होगा, ये देखिए हम लोग फर्स्ट स्लाइड में इसको चर्चा किए थे, विकसित भारत नेशनल रूरल स्टैक, यानी हर जो ग्राम पंचायत विकसित पंचायत प्लान बनाएगा, और ये सभी जो है डेटा जो है आपका कंपाइल होगा, उसी को बोलते हैं नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। इसमें होगा क्या कि जो भी योजना पूर्व में हुआ है या वर्तमान में जितना किया जाएगा वो अपडेटेड होता रहेगा, और वो उसका यूज जो है प्लानिंग में भी रहेगा, मॉनिटरिंग में भी रहेगा, एक्सक्यूशन में भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि डिजिटल आपका मैप पर वो सारी चीज़ें दिखेगा, ठीक है। अब है कि इसमें चेंजेस क्यों हुआ है, ये हम लोग नॉर्मेटिव फंडिंग के बारे में हम लोग चर्चा किए कि जो है पहले से पता है तो बेहतर जो है फाइनेंशियल प्लानिंग किया जा सकता है, और उसको लीगल गारंटी भी है कि इतना पैसा आएगा, उस अनुसार से योजना लिया जाएगा, ये चीज़ रहेगा। उसमें कभी कभी क्या होता है, डिमांड ड्रिवन है, मान ले इतना खर्च किसी साल हुआ है, या अब सरकार डिमांड ड्रिवन में अनप्रिडिक्टेबल है, हो सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर का भुगतान नेक्स्ट ईयर भी हो, क्योंकि यहाँ पर आप प्रिडिक्टेबल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेशनल प्लानिंग के लिए बेहतर है कि आपको पहले से पता हो कि इतनी राशि आएगी, उस अनुसार से प्लानिंग हो, ताकि
ज़्यादा चीज़ें स्मूथ तरीके से चले। तो इसलिए सरकार का ये आर्गूमेंट सरकार के द्वारा दिया गया। उसी तरीके से ये एक बात कहा गया कि सेंटर और स्टेट जो है ये एक साथ अब हाथ से हाथ मिला के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तर्क है कि जब से जीएसटी नहीं आया है या 15th फिनांस कमीशन के बाद जो है उसमें ये हुआ है कि पहले राज्यों को 32% जो है जितना भी आप कह सकते हैं टैक्स प्रोसीड आता था 32% जो है केंद्र को राज्य को जाता था। वर्तमान स्थिति में 42% जाता है। यानी केंद्र का यह कहना है कि पहले तो 32% जाता था तो केंद्र सरकार अधिक बर्डन लिया जाना न्याय संगत आप कह सकते हैं उस हिसाब से। अब है कि राज्यों को क्योंकि अब 42% जो है जा रहा है तो ऐसे में राज्यों को भी आगे आना चाहिए और जो है सेंटर स्टेट पार्टनरशिप में काम होना चाहिए ताकि विकास जो है और अच्छे तरीके से हो। साथ ही जो है उसको यह भी कह सकते हैं जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बढ़े, यानी से जो है उसमें केंद्र और जो है राज्य है एक साथ काम मिलके करें ताकि हमारा जो संघवाद है और मजबूत हो। तो ये भी पॉइंट जो है दिया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग चर्चा किए कि 60-40 किस अनुसार से है, जहाँ जो नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन स्टेट है वहाँ के केस में 90/10 का रेशियो जो है वो रहेगा, ठीक है, क्योंकि उनको स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इस बात को चर्चा करते हैं कि किस तरीके से जो गवर्नेंस है वो डिसेंट्रलाइजेशन यानी नीचे से बॉटम अप अप्रोच। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब योजना नीचे बन रहा है वो ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो अभी भी जो योजना बनाने का काम है वो पीआरआई करेगा, यानी पीआरआई कहने का मतलब पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। अभी भी ये तीनों ही योजना बनाए। इसमें जितना भी योजना बनेगा 50% जो भी राशि खर्च हो कम से कम 50% जो है वो पंचायती राज जो है यानी जो पंचायत है उनके पास रहेगा। बाकी में पंचायत समिति और जिला परिषद जो है उसके तहत जो है योजना बनाया जाएगा, ठीक है। यानी अभी भी योजना कहाँ बनेगा, गांव में ही बनेगा। यानी पंचायती राज सिस्टम जो है सबसे आप समझ सकते हैं कि बॉटम अप अप्रोच है, गांव में ही योजना अभी भी बनेगा, ये डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। ये ग्राम पंचायत योजना बनेगा, उसके बाद ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा, ठीक है। ग्राम सभा उसको जो है अप्रूव भी करेगा, साथ ही जो है हर 6 मंथ पे सोशल ऑडिट भी होगा। सोशल ऑडिट किसको बोलते हैं, यानी कि अगर सपोज किया जाए कोई योजना होता है तो वो वहाँ पर जो सोशल ऑडिट करने की जो टीम जाती है वो उनसे पूछता है कि इस योजना से लाभ हुआ था या नहीं हुआ था, ये क्या योजना हुआ था या इसमें क्या कमी रह गया था या किस तरीके से करप्शन हुआ है, कोई शिकायत है। यानी कि ग्राम सभा जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में प्लस जो है ऑडिटिंग जो है में हेल्प करेगा, प्लानिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है। यानी कि प्लानिंग से लेके आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में नीचे का जो और आप कह सकते हैं जो बॉडी है उसका रोल है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस है। अब जो सबसे मेन जो चीज़ है उस पर हम लोग आते हैं कि किस तरीके से इकोसिस्टम यानी पूर्व के जो मनरेगा का सिस्टम था उससे किस प्रकार से डिजिटल चीज़ें चेंज होने वाला है, तो उसको हम बारी बारी से हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले है बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन। देखिए पूर्व के योजना में यह शिकायत की जो है न्यूज़पेपर में या वेरियस जो है जांच रिपोर्ट में सरकार के सामने आया था कि जो सपोज किया जाए जो साइट है जहाँ ये योजना का साइट है, यहाँ जो लेबर सपोज किया जाए कि काम करने जो भी लोग आ रहे हैं वो एक्चुअली में मास्टर रोल बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर कि सबका नाम लिखा होता है वो अटेंडेंस बनाते हैं और वो उस पर फिर वहाँ पर काम करते हैं। ऐसा देखा गया कि बहुत सारे वर्कर्स जो है वो ऑन पेपर ही वो साइन करते हैं या जो है थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, साइट पर रियली में वो काम नहीं करते। तो इसके लिए जो है अभी नया टेक्नोलॉजी में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर दिया गया है। यानी कि दिन में आपको 2-3 बार आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करना है। यानी जो व्यक्ति यहाँ पर रहेगा, ठीक है, उसको उनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, उनका अटेंडेंस बायोमेट्रिक्स होगा। यानी उनके पास जो कार्ड रहता है पूर्व में जिसको कि आपको मनरेगा जॉब कार्ड कहते थे, अभी उसका नाम चेंज करके रोजगार गारंटी कार्ड हो जाएगा। तो वो उस कार्ड को आपको लिंक किया जाएगा बायोमेट्रिक से, यानी वो मैच करेगा। तो यानी जो लेबर यहाँ आएंगे उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगा। तो ऐसे में किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं कि बिना काम किए हुए भुगतान किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बायोमेट्रिक जो है ऑथेंटिकेशन जो है वो किया गया है, ठीक है। और इनको जो भुगतान होगा वो किस तरीके से होगा, आधार बेस्ड होगा। यानी ये
बीच में जो काम किए उनको सही में आना पड़ेगा, साइट पे काम करना पड़ेगा और उनका भुगतान भी डिजिटली जाएगा ताकि करप्शन नहीं हो, लीकेज नहीं हो। ये सरकार का फोकस है इस माध्यम से। उसके बाद इसमें देखिए एक और चीज़ है कि सबसे जो बड़ा रोल है वो प्लानिंग में है। दो टर्म है जिसको आपको अच्छे से समझना है कि प्लानिंग में हम लोग अभी इस बात को चर्चा किए कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है कि जो पूर्व के योजना थे उनको जो है डिजिटली मैप कराया जा रहा है। तो जब वो मैप कराया जाएगा प्लस जो पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो चिन्हित है उन सभी का यूज करके ही योजना लिया जाएगा। प्लस जो है जियो रिफरेंसिंग क्या होता है कि सपोज किया जाए कि योजना जब हो जाएगा, योजना होने के बाद जो है आपका, आप देखते होंगे कि जब कभी आप सेटेलाइट मैप देखते हो तो कहीं पर सपोज किया जाए कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये होटल है या यहाँ पर ये दुकान है। तो उस तरीके का जैसे जो गांव में जो भी रोड बनेगा तो उस तरीके से आपको चीज़ देखने को मिलेगा। साथ ही यह भी देखने को मिलेगा सपोज किया जाए कि रोड कोई प्रस्ताव में लिया गया तो वो भी आपको अलग नोटेशन से दिखेगा कि यहाँ रोड बन रहा है या किस स्थिति में है वो भी दिखेगा। गाँव का जो भी डिजिटल मैप रहेगा वहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो काम अगर किया जा रहा है वो मैप पर भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जियो रिफरेंसिंग का यूज जो है उसमें किया जाए। साथ ही सैटेलाइट इमेजेस का भी यूज किया जाएगा कि अगर कोई काम हुआ, सपोज किया जाए कि कोई साइट है जहाँ पर कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें प्री में सैटेलाइट इमेज का भी यूज किया जाएगा कि अगर सपोज किया जाए कि इस यहाँ पर अगर कोई रोड बनना है तो पूर्व में था या नहीं था या बाद में बना तो नहीं बना, तो उसके केस में भी सैटेलाइट इमेजेस का भी जो है आपका यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिजिटल मैपिंग किया जाएगा। जो वर्क आपका हो जाएगा उसको डिजिटली मैप, यानी वहाँ वो आपको दिखने लगेगा, जो गांव का जो डिजिटल मैप रहेगा कि उसमें वो दिखेगा कि ये चीज़ हो गया है। ठीक है, ताकि उसका डुप्लीकेसी न हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप सरकार के द्वारा योजना प्लानिंग से लेके एक्सक्यूशन तक इस चीज़ को किया जा रहा है। साथ ही क्या किया जा रहा है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी सपोज किया जाए कि कोई योजना हो रहा है तो उसका MIS रहेगा, यानी डैशबोर्ड रहेगा जहाँ पर कि कोई भी काम हो रहा है तो कितना % हुआ है, उसकी प्रगति क्या है, कौन सा योजना लिया गया है, ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा। प्लस कितने लोगों के द्वारा डिमांड किया गया है, लेबर्स के द्वारा कितने का जो है काम उनको दे दिया गया, सब उनको MIS डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही एक है प्रोएक्टिव पब्लिक डिस्क्लोजर। उसमें क्या किया जाएगा कि वीकली बेसिस पे जो है उसको डिस्क्लोजर करना है साइट पर जाके कि ये योजना हुआ है, कितने लोगों का भुगतान हुआ है और कौन सा योजना किस स्थिति में है। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई पब्लिक को लगेगा कि ये फॉल्स रिपोर्टिंग है तो शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस एनालिटिक्स, यानी कि प्लानिंग करने में भी जो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज किया जाएगा। प्लस ऑडिट में भी यूज किया जाएगा। सपोज किया जाए कि ऑडिट किया जाना है AI के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में भी क्या होगा कि सारा डाटा इंटीग्रेटेड है। जब प्लानिंग से ही सपोज किया जाए कि सैटेलाइट इमेजेस का यूज करके जो है प्लानिंग किया गया, अगर ऑडिट में कोई चीज़ होता है, अगर कोई योजना कहीं पर नहीं होता है तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे उसको डाटा को इंटीग्रेट करके सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ करके प्री और पोस्ट इमेजेस का यूज़ करके क्लियरली बता देगा कि यहाँ पर ये काम नहीं हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से कहीं पर अगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का कहीं इशू रहेगा तो वो भी AI का यूज करके बहुत आसानी से पता किया जा सकता है। यानी किसी भी तरीके से जो फ्रॉड एक्टिविटी है या करप्शंस के जो चीज़ें वो उसमें को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो वीकली बेसिस पर प्लस इसमें एक और क्या है सोशल ऑडिट का भी जो है आपको जो है प्रावधान किया गया। पब्लिकली 7 दिन पर बताना भी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी है, प्लानिंग के समय भी आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। साथ ही पूर्व में जितना योजना हुआ है उसको जो है पहले मैप पर अभी जो रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक बन रहा है उसमें सब कुछ दिखाया जाएगा ताकि योजना का डुप्लीकेसी नहीं हो। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मनरेगा से इसमें क्या क्या चेंजेज हुआ। देखिए 100 डेज था तभी 125 डेज हो गया। पहले पूर्व में सेंट्रल सेक्टर स्कीम था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हम लोग चर्चा किए, यानी केंद्र का जो है स्कीम होता है। अभी क्या है स्पॉन्सर्ड हो गया, यानी सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है 60-40 का हो गया। ठीक है,
उसी तरीके से फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बताया कि पहले क्या था, डिमांड ड्रिवन था, ठीक है, यानी जितना काम होता था उस अनुसार से जो है भुगतान होता था। अभी क्या होगा, राशि पहले से फिक्स रहेगा, नहीं प्रिडिक्टेबल रहेगा, ठीक है, इस बात को चर्चा किए। प्लानिंग क्या होता था कि प्रोजेक्ट बेस्ड पर था, एडहोक था। अभी जो प्लानिंग होगा वो कैसे होगा, इंटीग्रेटेड होगा और डिसेंट्रलाइज होगा। यानी हम उस एग्जाम्पल से बताया कि सपोज किया जाए किसी गांव में अगर रोड बनाने का निर्णय है, तो जितना भी रोड बनाया जाना है उसमें फिर जो संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनके भी राशि का कन्वर्जेंस करके जो है कराया जाएगा। तो यानी इससे क्या होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, ठीक है। या उसके बाद है कि पहले क्या होता था कि फ्रेगमेंटेड है, योजना मनरेगा योजना अलग चल रहा है, अन्य जो सरकार के विभाग है उनमें वो चीज़ नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि पहले बताया कि आपको लगभग 260 टाइप का वर्क अलाउड था, तो किसी डिपार्टमेंट में कहीं हो रहा है, किसी पंचायत में किसी तरीके का काम हो रहा है, कहीं दूसरी जगह किसी तरीके से। अब क्या हो रहा है कि 4 स्ट्रेटेजिक सरकार के द्वारा इस फिक्स कर दिया गया और इसी के तहत जो चीज़ें डिस्क्राइब किया गया उसी के तहत योजना लिया जाएगा, ठीक है। जो है एक चीज़ और आपको बताना है कि देखिए अभी होगा क्या कि आपके मन में भी लगेगा कि जो राशि है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए राशि डिस्ट्रीब्यूशन में राज्य सरकार जो है का निर्णय रहेगा उसमें कि कौन सा, सपोज किया जाए कि कोई एक पंचायत जो है, सपोज किया जाए कोई सिटी है, कोई उसके बगल का गांव है और कोई 25 किलोमीटर दूर है। नेचुरली रूप से आपको लगेगा कि इस गांव में पहले क्या होगा ना, ग्राम पंचायत को कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी ए बी सी इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन अभी जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा आएगा कि सपोज किया जाए कि एक पैरामीटर्स बना लिया जाए, सपोज के एक चेकलिस्ट है कि एक गांव में क्या क्या मिनिमम चीज़ होना चाहिए। मान लिया जाए कि रोड होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, आप एक चेकलिस्ट बन जाए। अब उस चेकलिस्ट बनने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर लगभग चीज़ें आपको हो कंप्लीट हो, यहाँ पर आपको पता है कि 10 में से 6 चीज़ें कमी है, यहाँ पर पता चला एक ही चीज़ का कमी है जो आप मिनिमम आप कह सकते हैं कमी है। तो उन चीज़ों के आधार पर राशि का जो है एलोकेशन होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए पंचायत जो है का कैटेगरी वाइज जो है डिवीजन किया जाएगा और उसका भी रोल जो है जो किस पंचायत को कितनी राशि मिलेगी उसमें रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जितना भी योजना होगा उसमें अभी भी 60% जो राशि का खर्च होगा वो वेजेस पे होगा और 40% जो है आपका मटेरियल पर होगा। यानी कि कार्यों को इस अनुसार से लिया जाना है कि 60% जो है वो वेज पे होना है और 40% मटेरियल पे, ठीक है जी। ये ऑल द वे जो है ये किस स्तर पर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर। यानी योजना इस तरीके से लिया जाना चाहिए कि सपोज किया जाए, आप ऐसे समझ के देखिए कि कोई तालाब बनाना है, तो उसमें आपको पता है कि जो मैनुअल वर्क है वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप सपोज किया कि कंस्ट्रक्शन वर्क है, सपोज किया जाए कि कोई आंगनबाड़ी केंद्र बना जाए, इसमें मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। तो योजना इस हिसाब से लिया जाना है कि 40-60 का जो रेशियो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, प्लानिंग हो गया, फ्रेगमेंटेड ये हम लोग डिस्कशन कर लिए। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी हम लोग देखें कि किस तरीके से बायोमेट्रिक्स का यूज होना है, जो जियो स्पेशियल प्लानिंग किस तरीके से जो है यूज होगा ये भी हम लोग डिस्कशन किए। रियल टाइम डैशबोर्ड यानी दिखेगा कि कौन सा स्कीम किस स्थिति में है वो आपको दिखेगा, ठीक है। उसी तरीके से एडमिन एक्सपेंडिचर, पहले क्या था कि जो भी मनरेगा के तहत जो काम कर रहे थे, चाहे पीओ हो या अन्य पदाधिकारी हो, कर्मी हो, अकाउंटेंट हो, सभी को जो प्रशासनिक जो खर्च होते थे उसके तहत योजना का जो भी खर्च होता था उसका 6% कैप था। वर्तमान में इसको बढ़ा के 9% किया गया है, ठीक है। साथ ही यह भी है कि जो पूर्व में मनरेगा के जो कर्मी थे उनकी जो है आप कह सकते हैं उनका जॉब जो है इस योजना के तहत आ जाएगा, अन्यथा कि जब तक कुछ ऐसा राज्य सरकार के द्वारा नहीं बना दिया जाए कि उसको उनको मतलब वहाँ से ये किया जा सके। तो ये जो नया बिल बना उसमें उस चीज़ का स्वतः प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट के बारे में अगर चर्चा करें तो आप जो है बेनिफिट लेबर्स के लिए आप देख सकते हैं कि 125 डेज हो गया, प्रेडिक्टेबल इनकम हो गया है, डिजिटल पेमेंट हो गया, और जो अब बेरोजगारी आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है अगर आपको मिलेगा अगर 15 दिन के अंदर जो है अगर उनको काम नहीं मिलता। किसानों को क्या फ़ायदा हो जाएगा कि पीक समय में उनको लेबर मिल जाएगा,
ठीक है। उसके कारण जो है वेज इन्फ्लेशन नहीं रहेगा, कि जब खेती का समय रहेगा तो उनको उचित जो आप कह सकते हैं मार्केट प्राइस है उसी पर मिलेगा, यानी कि किसानों के लिए बेनिफिट रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे स्टोरेज हो गया, गोदाम अगर बन गया तो उनका जो अनाज फसल काटने के बाद जो सड़ता है उस तरीके का चीज़ जो है देखने को नहीं मिलेगा। या इरिगेशन हो जाएगा तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम लगेगा, ठीक है। यानी वाटर से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट होंगे, अगर इरिगेशन कैनाल, उससे किसानों को हेल्प होगा, तो यानी फार्मर्स के लिए भी बेनिफिट है। उसके साथ जो है रूरल इकोनॉमी के लिए जितना भी एसेट क्रिएशन होगा या हाउस होल्ड का इनकम बढ़ेगा, उससे क्या होगा, अगर पॉवर्टी कम होगा तो हम लोगों का ओवरऑल जो है जो माइग्रेशन होता है वो भी कम होगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को लागू करने के लिए देखिए क्या है, ये मैकेनिज्म है। नेशनल लेवल पर देखिए सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल है जो पॉलिसी गाइडलाइंस कराता है, और उसको मॉनिटरिंग का जो कमेटी है उसको नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होता है। स्टेट लेवल पर उसी तरीके का कमेटी है, स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल है, और स्टेट स्टीयरिंग कमेटी आपका ऑपरेशनल गाइडलाइंस है। उसी तरीके से स्टेट पर जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होते हैं, प्रोग्राम ऑफिसर ब्लॉक पर होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है कौन होंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है डिजिग्नेट किया जाता है। वर्तमान में इस योजना में अभी डिजिग्नेटेड नहीं है, पूर्व में मनरेगा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी डिस्ट्रिक्ट के वो डिजिग्नेटेड थे। तो राज्य सरकार के द्वारा किसी भी पदाधिकारी को जिनको डिजिग्नेट किया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होंगे इस योजना के लिए। वर्तमान में अभी इसका घोषणा राज्य सरकार के स्तर से होना। विलेज स्तर पर पीआरआई जो पंचायती राज होते हैं वो है। ग्राम सभा जो है सोशल ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग जो है डिटेल से देखें इस योजना के पॉजिटिव्स के बारे में। देखिए निगेटिव्स में जो चीज़ें कही जाती है, या आप देखिएगा कि मीडिया या एडिटोरियल्स में जो कुछ इशू उठ के आता है, उसमें मेजर एक इशू रहता है कि क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी फाइनेंशियल जो है कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो ऐसे में संभव है कि वो उनका जो 40% का बर्डन है उससे जो स्टेट पर आप कह सकते हैं कि एक्सचेकर पर लोड पड़ेगा, और वो संभव है कि हो सकता है कि वो 40% जो है कंट्रीब्यूट ना करे। ऐसा एप्रीहेंशन जो है जो निगेटिव में जो है वो ये कहा जाता है। साथ ही उस तरीके के बात कहा जाता है कि जो 4 टाइप का वर्क्स है ये कम है। पूर्व में जो है उसका स्कोप जो है 260 था, तो जो टाइप ऑफ वर्क्स थे वो ज़्यादा अलॉटेड थे। साथ ही वो कहा जा रहा है कि जो 60 डेज है ये ब्रेक, उसके बारे में भी आप निगेटिव के रूप में देखा जा रहा है कि इससे किसानों का जो लीगल गारंटी के रूप में था वो उन चीज़ों को एक धक्का पहुंचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑल दो अगर आप इन टोटलिटी देखिएगा उस स्थिति से कि इंडिया जो है 2047 तक 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को डेवलप करना चाहता है। तो सरकार का कोशिश है कि जो ये गांव है ये खुद में जो है एक विकास का इंजन बने, और वहाँ पर सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिस तरीके से शहरों में होते हैं, या प्लानिंग जो होता है वो इंटीग्रेटेड तरीके से हो। हम लोग देखें कि किस तरीके से सरकार फोकस्ड है कि किस तरीके से जो है वाटर सिक्योरिटी हो या फिर जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सबको इंटीग्रेटेड तरीके से हो। और जो हम लोगों का लक्ष्य है विकसित भारत का 2047 का, उसमें यह जो बिल है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो इस यही है इसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देखे होंगे आपको इस बिल से जो भी चेंजेस है आपको समझ में आया होगा, और आप अपना व्यू पॉइंट इस बिल पर आप जो है अपने कमेंट में दे सकते हैं कि आपको इस बिल के बारे में आपको क्या लगता है, वो आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो काइंडली लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।